मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन की अध्यक्षा डॉक्टर रितु शर्मानंदन पांडे जी, इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया से हिंदी शिक्षिका बीना तिवारी जी, एन शम्स विश्वविद्यालय एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इजिप्ट से हिंदी शिक्षिका गुलनाज आजमी जी, हिंदू कॉलेज अमृतसर पंजाब भारत से सहायक आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं नाइजीरिया से रानिया राजनंदिनी जी, इजिप्ट से अस्मा महमूद अल वकील जी तथा भारत से दानिया मल्होत्रा जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया, एन शम्स विश्वविद्यालय एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इजिप्ट, हिंदू कॉलेज अमृतसर भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, इंटेलिजेंट माइंड्स ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 25। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक वचनों से हमें कृतार्थ करने का कष्ट करें। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद नीरज जी। अध्यक्ष महोदय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ता एवं छात्रगण एवं कार्यक्रम के हमारे सभी सहयोगीगण मॉरिशस से एवं अन्य देशों से सहयोग करने वाले हमारे सभी आत्मीय जन, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि का 25वां भाग हम आरंभ करने जा रहे हैं और इसमें थी प्रसन्नता और गर्व के साथ मैं अध्यक्ष महोदय श्री संजय भारद्वाज जी का स्वागत करती हूँ। आप हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र भारत में के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र प्रांत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में आपका योगदान सभी लोग समझते हैं और मानते हैं, स्वीकारते हैं। आप इस मंच पर उपस्थित हुए हैं हमारी बहन रितु ननन पांडे जी के सहयोग से, तो मैं बहन रितु जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े हिंदी प्रचारक को इस मंच पर लाकर मंच की शोभा बढ़ाई है, इसकी गरिमा की वृद्धि की है। तो बहन रितु जी को धन्यवाद करते हुए मैं श्री संजय भारद्वाज जी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके अध्यक्षीय वक्तव्य एवं मार्गदर्शन को सुनने और प्राप्त करने के बाद हम सब अपने हिंदी कार्य को एक नया आयाम देंगे। श्री संजय भारद्वाज जी का आदर सहित पुनः स्वागत है। नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती वीना तिवारी जी और श्रीमती वीना तिवारी जी को जोड़ने में जो सीबीएसई के क्षेत्रीय मंत्रालय है दुबई के अध्यक्ष निदेशक श्री राम शंकर जी, तो उन्हें मैं धन्यवाद करते हुए और उनके सहयोगी श्री हरि कमल जी को भी धन्यवाद करते हुए मैं श्रीमती वीना तिवारी जी का स्वागत करती हूँ। आप नाइजीरिया से हैं और नाइजीरिया में जिस स्कूल में आप हिंदी पढ़ाती हैं
उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर गुप्ता जी, सोनाली गुप्ता जी। और आपके साथ हिंदी पढ़ाने वाली हैं डॉक्टर इशिता इशिता यादव जी। श्रीमती सोनाली गुप्ता जी हिंदी के कार्यों को लेकर बहुत ही सकारात्मक विचार रखती हैं। उनसे जब भी हम बात करते हैं हमें ऐसा लगता है कि वे हिंदी के हर कार्य की सराहना कर रही हैं और अपने विद्यालय में हिंदी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी खूब वे तत्पर रहती हैं। तो डॉक्टर सोनाली गुप्ता जी को मैं धन्यवाद करते हुए और उनके सहयोग से श्रीमती वीणा तिवारी जी जो कुछ समय बाद अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी, तो श्रीमती वीणा तिवारी और साथ में उनकी विद्यार्थिनी है रानिया राज नंदिनी। रानिया राज नंदिनी का भी स्वागत किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आज रानिया मध्यकालीन काव्य में जो संत काव्य हैं, संत कबीरदास और संत रैदास की कविताओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। तो रानिया को सुनने की उत्सुकता हमारे मन में है। उनका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। इसके बाद इजिप्ट से जुड़ी है हमारे साथ श्रीमती गुलनाज आजमी जी। श्रीमती गुलनाज आजमी जी के साथ मेरा परिचय पिछले ही सप्ताह हुआ था और परिचय कराने में आसमा महमूद अवकील उनकी छात्रा है। उनकी छात्रा के माध्यम से हमें पता चला कि श्रीमती गुलनाज जी इजिप्ट में जो शेम्स यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी, और साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, तो इजिप्ट के एन शम्स यूनिवर्सिटी और वहाँ के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही स्थानों पर गुलनाज जी हिंदी पढ़ाती हैं। और आज वे हमें बताएंगी कि वे साहित्य का परिचय कैसे देती हैं अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके छात्र जो पढ़ने आते हैं विश्वविद्यालय में भी और केंद्र में भी, वे प्रथम बार के लिए हिंदी साहित्य से परिचित होते हैं इन्हीं दो जगहों में। और हिंदी साहित्य से परिचित कराने वाली हैं श्रीमती गुलनाज जी, तो उन्हें सुनने की अभिलाषा है। साथ में आसमा की यात्रा, हिंदी सीखने की यात्रा काफी लंबी है। उन्होंने आरंभ किया था विश्वविद्यालय एन शम्स विश्वविद्यालय से हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद वे पहुंची भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में इस पढ़ाई को जारी रखने के लिए, और हिंदी के प्रति इतना लगाव हुआ कि फिर बाद में वे भारत में केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी गई और वहां पर उन्होंने जो परिचय प्राप्त किया था हिंदी साहित्य का इजिप्ट में, उसी परिचय को और भी गहन करने का प्रयास उन्होंने किया केंद्रीय हिंदी संस्थान में। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में केवल संकेत रूप में बता रही हूँ आसमा जी की यात्रा, और इसी यात्रा के बारे में वे विस्तार पूर्वक बताएंगी। तो गुलनाज जी और आसमा जी का मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ भारत के अमृतसर से जुड़ी हैं डॉक्टर दीप्ति जी और उनकी विद्यार्थिनी दानिया मल्होत्रा जी। इस समय मतलब भारत के लिए भले ही कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य पर नहीं आई है। और डॉक्टर दीप्ति जी ने हमें बताया कि किसी भी समय वहां पर पावर कट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के न होते हुए बिजली की कमी के कारण हो सकता है बीच में कुछ व्यवधान प्रस्तुत हो इस कार्यक्रम में। परंतु उन्होंने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रबंध किया है कि आज के कार्यक्रम में उनका वक्तव्य बिना किसी बाधा से प्रस्तुत हो सके। और साथ में दानिया मल्होत्रा जो उनकी छात्रा हैं, उन्होंने भी पूरी व्यवस्था की है कि अंत तक इस कार्यक्रम
के साथ वे जुड़ी रह सकें। दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ दिल से। और साथ में बहन ऋतु शर्मा जी, उनका मैं स्वागत करूं। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो आयोजक का मैं स्वागत करूं या उन्हें धन्यवाद दूं, तो दोनों ही करती हूं। और साथ में है सर, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, भार्गव सर, जो इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे हमें जो जितने भी हिंदी प्रेमी और साहित्य प्रेमी सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, उन सब का दिल की गहराई से स्वागत किया जाता है। और इसी के साथ मैं नीरज जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रतिभागियों को सबसे पहले आमंत्रित करें, उसके बाद वक्ताओं। नीरज जी। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की महत्ता तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष, वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत किया। इस हेतु महासचिव जी को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा रानिया राजनंदिनी जी को सुनते हैं, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी है। आपको हिंदी में कविता, कहानियां और नाटक पढ़ना बेहद प्रिय है। इस आभासी मंच पर आपका स्वागत है, रानिया राजनंदिनी जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रानिया राज नंदिनी है और मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए मैं बचपन से ही हिंदी बोलती आ रही हूँ। मैं भारत में नहीं रहती और इस वजह से मुझे हिंदी बोलने और सुनने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। शायद इसी वजह से मेरी हिंदी भाषा की ओर आकर्षण और भी बढ़ गई है। हिंदी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। हिंदी भाषा भारत की आत्मा है। यह देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा भी है। हिंदी की मिठास, सरलता और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है, जिसमें अनेक महान लेखकों और कवियों ने अपने विचारों से समाज को दिशा दी है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसीलिए इसे समझना और इसमें अपने विचारों को प्रकट करना मेरे लिए सहज है। मुझे हिंदी में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके शब्दों को समझना भी आसान है और यह मेरे मन को भी छू लेते हैं। भावनाओं की इतनी सुंदर अभिव्यक्ति शायद ही किसी और भाषा में मिलती हो। मुझे हिंदी साहित्य में गहरी रुचि है। हिंदी कविता भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति है, जो सरल शब्दों में गहरी बातें कह जाती है। इसने मेरे विचारों को दिशा दी है और समझने का एक नया तरीका दिया है। हमारे स्कूल के पुस्तकालय में हिंदी साहित्य की अनेक पुस्तकें हैं, जैसे कि कबीर दास जी और मीरा के दोहे, प्रेमचंद की कहानियां, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं और पंचतंत्र की कहानियां इत्यादि किताबें हैं। मुझे यह सब किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कबीर दास जी के 600 साल पुराने दोहे आज भी हमारे जीवन पे एकदम सटीक बैठते हैं। इसका एक उदाहरण है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि ऐसी मधुर वाणी बोलो जिससे दूसरों को सुख मिले और स्वयं के मन को भी सुख मिले। यह दोहा सभी मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी तरह मीराबाई के पद भक्ति की एक अलग ही मिसाल है। श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी। इस पद में मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि वे उन्हें अपनी सेवा में रखें। यह पद मीरा की भगवान की ओर भक्ति को दर्शाता है। हिंदी साहित्य ने न केवल मेरी भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि मेरे सोचने और समझने की शक्ति को भी बढ़ाया है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी साहित्य की पाठक हूँ और भविष्य में इसे और गहराई से पढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद।
नाइजीरिया से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रानिया राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति अस्मा महमूद अल वकील जी द्वारा होगी, जो इजिप्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने अपनी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत काहिरा के एन शम्स विश्वविद्यालय से की, जहां आपने उर्दू तथा हिंदी भाषा का अध्ययन किया और बीए की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात आपने काहिरा स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से हिंदी में डिप्लोमा किया। इसके अतिरिक्त आपको भारत जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जहां आपने हिंदी भाषा और भारतीय साहित्य के इतिहास का गहन अध्ययन किया। आपका स्वागत है अस्मा महमूद अल वकील जी। जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? जी मैम। जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अस्मा महमूद अल वकील, मैं इजिप्ट से हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हिंदी सीखने की मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई। सबसे पहले जब मैं छोटी थी, मैं अपने परिवार के साथ हिंदी फिल्में देखा करती थी। बहुत सीरियल ड्रामा दिखती थी और हिंदी फिल्में दिखती थी। इसी के कारण जब मैं मिडिल स्कूल में थी, मैंने अपना फैसला किया था कि मैं हिंदी भाषा सीखूंगी और भारत के बारे में और ज़्यादा जानूंगी। इसीलिए प्रवेश करते समय विश्वविद्यालय में, आइन शम्स विश्वविद्यालय में मैंने हिंदी भाषा विभाग को चुना। सबसे पहले साल में मैंने थोड़ी सी उर्दू, फारसी और तुर्किश सीखी। दूसरी साल में मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। तीसरे साल में मैंने थोड़ी सी हिंदी सीखना शुरू किया। अ, विश्वविद्यालय खत्म करने के बाद मैं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, मैं वहाँ गई और हिंदी भाषा में मैंने डिप्लोमा हासिल किया था। 6 महीने के लिए वहाँ हिंदी भाषा बढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी मैं? कुछ कहानियाँ पढ़ रही थी, जैसे बच्चन तंत्र की कहानियाँ हैं। उसमें जो शिक्षक जो शिक्षा जो मिलती है, उसमें जो लाभ है, जैसे लालच कभी होना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं। उसके बाद मुझे भारत जाने का मौका मिला। भारत जाने के बाद मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में और हिंदी भाषा सीखना शुरू किया। वहाँ मैं 200 कक्षा में पढ़ती थी। हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा में पढ़ती थी। वहाँ मैंने थोड़ी सी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में मैं कई लेखकों के बारे में जानती थी, सीखती थी, जैसे अमीर खुसरो, प्रेमचंद। और वहाँ मेरी हिंदी और अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला, संस्थान में और संस्थान से बाहर। इसीलिए और मुझे वहाँ जो अध्यापक है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता, बहुत मदद की है। इसीलिए मेरी हिंदी और अच्छी हो गई, क्योंकि हम यहाँ इजिप्ट में हम ज़्यादा हिंदी नहीं बोलते, सिर्फ विश्वविद्यालय में अध्यापकों के साथ बोलते हैं। लेकिन हमारे जो असली ज़िंदगी है, हम हिंदी नहीं बोलते। इसीलिए जब मैं भारत में थी, मैं ज़्यादा हिंदी बोलती थी अध्यापकों के साथ या लोगों के साथ बाहर सड़कों में, ऐसा। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिलने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजिप्ट से अस्मा महमूद अल वकील जी को हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए
हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के साथ आ रही हैं भारत से दानिया मल्होत्रा जी। आप वर्तमान में हिंदू कॉलेज अमृतसर पंजाब भारत में बीए छठे सेमेस्टर की छात्रा हैं। आपकी साहित्य में विशेष रुचि है, विशेषतः कविता लेखन और पुस्तकें पढ़ना आपके प्रमुख शौक हैं। आपका स्वागत है दानिया मल्होत्रा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिंदू कॉलेज से दानिया मल्होत्रा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन देती हूँ और आप सभी को हार्दिक शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस आपके सामने आज अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये हमें दुनिया भर में सम्मान प्राप्त कराती है। पर मैंने पढ़ाई के सिलसिले में काफ़ी उपन्यास, नाटक पढ़े। उनमें से एक नाटक मिस्टर अभिमन्यु, जो कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी द्वारा रचित था, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताती हूँ। पहले तो मैं आपको लेखक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ज़िला बस्ती, ग्राम जलापुर में हुआ था। इनका नाटक मिस्टर अभिमन्यु देश भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने अपने नाटक में हमें बताया है कि कैसे लोग चक्रव्यूह में फंस के एक दूसरे की बातें, अपने विचार और अपनी चीज़ें नहीं प्रस्तुत कर सकते। अभिमन्यु इसमें महाभारत का नहीं है। इसमें अभिमन्यु वह है कि जो अपने चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसमें से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेखक इसमें बताते हैं कि पहले तो हमें शुरुआती में जहाँ से नाटक शुरू हुआ उसके आसपास का दृश्य समझाते हुए बताते हैं कि यह नाटक बाहरी कमरे से शुरू हुआ और कैसे लेखक उसमें से किताबें निकाल रहे थे और उनको वह एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में, राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए थे। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पता लगता है, तभी उनके मित्र राजन वहाँ उपस्थित होते हैं। वे उन्हें उस चक्रव्यूह से निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसके अलावा श्री राजन इसलिए नाटक में हमें आत्मनिर्भरता के बारे में भी संदेश दिया है और इस नाटक में हमारा उद्देश्य यही है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी का उद्देश्य यही है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक रचना महाभारत के पात्र अभिमन्यु के नाम पर की है। महाभारत लीन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना है जितना जानता था, पर उसमें से निकलना बिल्कुल भी नहीं जानता था। अपनी ईमानदारी और आदर्श वार्ता को वर्तमान में सामाजिक बंधनों एवं भ्रष्ट तंत्रों से चक्रव्यूह में फंस के आत्मनिर्भरता से वो कैसे बाहर निकले थे। चक्रव्यूह में फंस के वो ना तो वह मर पाता है और ना ही वह संघर्ष कर पाता है। इसमें बताया गया है कि जो कि नाटक का सब मुख्य चित्र था, वह तो अपने आत्मनिर्भरता से ही बाहर निकला है। इसमें से महाभारत के अभिमन्यु हार कर भी जीत गया था, परंतु इसमें वह अभिमन्यु ना हार कर भी नहीं जीत पाया था। मेरा आप सभी से बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण लाल कृत मिस्टर अभिमन्यु नाटक पर इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए भारत से दानिया मल्होत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वक्तव्य के लिए बीना तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप वर्तमान में इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। आपको हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में 15 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। आपने अपनी शैक्षिक यात्रा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से पूरी की है, जहां से आपने बीएससी, बीएड तथा एमए की डिग्रियां
प्राप्त की हैं। आपका मानना है कि एक शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, अपितु छात्रों में आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और सोचने की क्षमता का भी विकास करना है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है, बीना तिवारी जी। नमस्कार आप सभी को। इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं सादर प्रणाम कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी प्रधानाचार्य जी श्रीमती सोनाली गुप्ता जी, उप प्रधानाचार्य जी इशिता यादव जी और विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव माधुरी जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस आभासी मंच पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं एक सामान्य सी हिंदी अध्यापिका हूँ। हिंदी सिखाना मेरा उद्देश्य केवल वहां तक नहीं है कि बच्चा भाषा का ज्ञान अर्जित करे, बल्कि इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी भारतीय सभ्यता, साहित्य और समाज को भी गहराई से समझे, इसी की कोशिश रहती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भक्ति कालीन कवि रैदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इनके दोहों और पदों की शिक्षण के बारे में अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवियों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहाँ एक और रैदास, कबीर जैसे संतों ने समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर मीराबाई जैसी कवित्री ने नारी की आत्म स्वतंत्रता और प्रेम समर्पण का स्वर दिया। उन्होंने राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति में समर्पण का अद्वितीय उदाहरण हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अगर कबीर, रैदास, दादू, उन सभी ने निर्गुण भक्ति की बात कही और ईश्वर को निराकार रूप में माना और ज्ञान और आत्मबोध पर जोर दिया। और दूसरे कवि अगर हम जाने तो तुलसी, सूर, मीराबाई ने सगुण भक्ति पर जोर दिया और ईश्वर के साकार रूप को पूजा और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया। हमारे विद्यालय में भी भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं, जो कि इतना ज्यादा हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो सामान्यतः बच्चों को इन दोहों और पदों में जो भाषा प्रयोग की जाती है, ब्रज भाषा, अवधी है, भोजपुरी है, इनके जो शब्द है वो कई बार बड़े कठिन लगते हैं। इसीलिए इन दोहों को कबीरदास, रैदास और मीराबाई को पढ़ाना थोड़ा गहराई और संवेदनशीलता की भी मांग करता है, क्योंकि इनके जो अर्थ होते हैं वो अत्यंत गूढ़ और भावनात्मक होते हैं। ऊपरी तौर पर हमें जो नजर आते हैं उससे ज्यादा गहराई लिए होते हैं। इनके जो दोहे हैं वो केवल साहित्य नहीं है, ये जीवन दर्शन है। तो छात्रों को इनका व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य समझाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर शिक्षक इन दोहों को या पदों को समकालीन संदर्भों से जोड़ दे तो अवश्य विद्यार्थियों को इसमें रुचि आ जाती है। दोहे अक्सर स्वतंत्र रूप से बोले गए होते हैं, किसी कथा या संदर्भ में नहीं होते हैं। हर दोहे का एक अपना अर्थ होता है, तो इसीलिए बच्चों को वो समझाने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। अगर हम कबीरदास की साखियों को पढ़ाने से पहले कबीरदास के जीवन से जुड़े प्रसंगों, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को अगर समझाएं तो विद्यार्थी अवश्य जान पाएंगे कि कबीरदास जी किस परिस्थिति में उन्होंने क्या बात कही, कौन सा दोहा कहा। कबीरदास जी एक समाज सुधारक की भूमिका में रहे। अगर हम अनुभवात्मक ज्ञान की बात करें, जिसे आजकल सीबीएसई एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, तो मेरा मानना है कि इसमें कबीरदास जी से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी जगह जगह भ्रमण करते थे और उन्होंने जो प्रत्यक्ष जो चीजें वहां देखी, जो अनुभव किया, उसी को उन्होंने अपने दोहों के रूप में कह दिया। वे शास्त्रीय ज्ञान को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। अलग अलग स्थानों पर चूंकि कबीरदास जी भ्रमण करते रहे, इसीलिए उनकी भाषा में साखियों में हमको अक्सर अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को सदुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। कबीरदास जी ने धर्म संकीर्णता और पाखंडता का विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्मों में फैली हुई कुरीतियों पर प्रहार किया। वे राम और रहीम दोनों को एक ही परमात्मा का रूप मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोहू लड़े मर्म न जाने कोई। अब आज के समय में भी हम इसकी प्रासंगिकता समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि आज के जीवन में जहाँ शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध बदल सा गया है,
विद्यार्थी शिक्षकों को उतना सम्मान नहीं देते, ऐसा कहा जाता है। परंतु अगर हम कबीरदास जी के दोहों को देखें और उनको पढ़ाएं बच्चों को, तो गुरु का महत्व कितना बताया गया है, तो जरूर वो नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो ऐसे दोहों के माध्यम से हम हमारे बच्चों में अवश्य नैतिक मूल्यों की वृद्धि कर सकते हैं। कबीरदास जी के अलावा अगर हम मीराबाई की बात करें, तो मीराबाई के भी जो पद हैं वो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा के मिश्रण पाए जाते हैं। जहां आज हमारे बच्चे पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, तब अगर हम उन्हें मीराबाई के पद पढ़ाएं और रहीमदास जी के पद पढ़ाएं और उन्हें बताएं कि कैसे भक्ति भाव जागृत किया जा सकता है, ताकि भक्ति भाव जागृत हो बच्चों में और उनमें भी आत्म विश्वास की भावना बढ़ सके। रहीमदास जी का यह दोहा भी आज के समय में कितना प्रासंगिक है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, गांठ पड़ी जाए। अब हम जानते हैं आज के समय में व्यक्ति रिश्तों के लिए कितना उत्सुक है, या किस तरह से वो अपने रिश्ते बनाकर रखता है। परंतु यही वह दोहा है जो आज के समय में इतना प्रासंगिक है कि हम अपने रिश्तों को किस तरह से बना के रखें, छोटी छोटी बातों में, बैर में हम अपने रिश्ते खत्म ना करें। इसी तरह हमारे कक्षा 10वीं में बिहारी जी के भी श्रृंगार रस से भरे हुए दोहे हैं। अब इन दोहों को रुचिकर और अच्छा बनाने के लिए, ताकि बच्चे इसमें और ज्यादा भागीदारी निभाएं, तो हम कक्षा में बच्चों को अक्सर गाकर भी सुना देते हैं दोहे, और कई बार बच्चों से भी कहते हैं कि आप भी कक्षा में इन दोहों को गाकर प्रस्तुत करो। साथ ही साथ बहुत सारे ऑडियो और वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिनको दिखाकर बच्चों की इसमें रुचि जगाई जा सकती है। कई बार हम चित्रों का प्रयोग करते हुए पीपीटी भी बना लेते हैं, जिससे बच्चों को ये समझने में आसानी हो जाती है। इन दोहों को पढ़ाते समय कई बार बच्चों से कहते हैं, पहले आप पढ़ के बताइए आपको क्या अर्थ समझ में आता है, फिर उसमें बच्चों को हम दिशा देते हुए अर्थ की ओर ले जाते हैं। इसी तरह और भी उसको रुचिकर बढ़ाने के लिए कई बार हम इस पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी कह देते हैं विद्यार्थियों को कि एक ही भाव के दो अलग अलग कवियों के दोहे ढूंढ के ले आइए। हम उनको एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे कि वाणी की महत्ता पर रहीमदास जी ने कहा है कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। और वही कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस तरह से दो दोहे अलग अलग कवियों के दिखाकर बच्चों से तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग करवाते हैं कक्षा में। साथ ही साथ दोहों पर हम चर्चाएं करवाते हैं विद्यालय में। कभी दोहों को अभिनय और नाट्य रूपांतर के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं और किसी एक पद पे या किसी एक दोहे पर उनको संवाद लिखने के लिए कह देते हैं कि अपने संवाद लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कर दिए। साथ ही साथ हम इस पर परिचर्चा भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमारे कक्षा 10वीं में कहानी लेखन की भी विधा है, तो इसी दोहों को हम उस कहानी लेखन से भी जोड़ देते हैं। जैसे कि कबीरदास जी का जो दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, तो इसी दोहे पर आधारित हम बच्चों को प्रारंभिक बिंदु दे देते हैं कि एक कहानी लिखिए जिसमें एक बच्चा दूसरों में दोष देखता है और अंत में वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। अब जैसे इस तरह से अब जब हम प्रस्थान बिंदु दे देते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी कहानी लिख लेता है, और इस तरह हम दोहों से बच्चों को कहानी लेखन तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह इसी विषय पर चर्चा भी कर लेते हैं कभी कभी कि क्या आपने कभी कोई गलती की है, या क्या आप दूसरों में दोष देखते हैं। तो इस तरह पे बच्चे क्लास में ही परिचर्चा भी कर लेते हैं। इसके अलावा हम कक्षा में बच्चों को दोहे के बुकमार्क भी बनाते हैं। इस बार हमने हमारे हिंदी दिवस पर बहुत सारे बुकमार्क बनाए, जिसके ऊपर एक तरफ हमने दोहा लिखा, दूसरे तरफ उनके अर्थ लिखे और विद्यालय में सभी शिक्षिकाओं को बांटे, तो सभी को बहुत पसंद आए। तो इस तरह से बच्चों को भी प्रोत्साहन मिला और साथ ही साथ बच्चों का इसमें अभिरुचि भी बढ़ गई। इसके अलावा दोहे गायन की प्रतियोगिता विद्यालय में करवाई जाती है। कई बार हमारे जो रोज की असेंबली होती है उसमें भी बच्चे दोहे गाते हैं और उसमें भाग लेते हैं अच्छे से। इसके अलावा एक और गतिविधि हम करवाते हैं, जिसमें हम दोहों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप एक पोस्टर बनाइए। उस पोस्टर के अंदर आपको जो भी भाव उस दोहा या पद में महसूस होता है, आप उस भाव का अभिव्यक्ति कीजिए, दोहा लिखिए और साथ ही साथ में उसका भाव भी लिख दीजिए, उसका अर्थ लिख दीजिए,
तो उसको भी हम जब हमारे विद्यालय में जब हिंदी प्रदर्शनी होती है तो ये जो दोहे के बुक मार्क है, ये जो पोस्टर है, इन सभी को हम वहाँ पर प्रदर्शित भी करते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने जो अपने अनुभव साझा किए, शायद आपको भी उससे कुछ फायदा मिला होगा। सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। भक्तिकालीन कवि कबीरदास, मीराबाई तथा रैदास के दोहों तथा पदों से संबंधित प्रस्तुति के लिए नाइजीरिया से बीना तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम गुलनाज आजमी जी को आमंत्रित करते हैं, जो इजिप्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारत के नोएडा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और पिछले 30 वर्षों से काहिरा इजिप्ट में रह रही हैं। वर्तमान में आप काहिरा स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और इजिप्ट की एन शम्स यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त आप रेडियो कायरो की ओवरसीज उर्दू सर्विस में बतौर ब्रॉडकास्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है गुलनाज आजमी जी। आदरणीय महासचिव डॉक्टर माधुरी जी, उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्रा, निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी और हमारी आज की सभा के समस्त अतिथिगण, नमस्कार। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन करती हूँ। अपनी बात का आरंभ करने से पूर्व मैं सबसे पहले माधुरी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस सभा में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जिसके लिए मैं उनकी अति आभारी हूँ। मैं उनके निमंत्रण को अपनी व्यस्तता के बावजूद भी स्वीकार करने पर विवश हो गई, क्योंकि बात हमारी रक्त भाषा, देश भाषा, मातृभाषा और राजभाषा की थी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हिंद महासागर जैसा लहराता हुआ महासागर तो है ही, साथ ही हमारा विशेष सौभाग्य ये भी है कि हमारे पास हिंदी भाषा का महासागर भी है। अंतर यह है कि प्रकृति और भूगोल के दिए गए सागर तथा महासागर खारे हैं, पर हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा हिंदी, इसका महासागर केवल मीठा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिठास देने वाला है। घर घर की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी, मधु प्यार की भाषा हिंदी, मनुहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। देवियों और सज्जनों, विदेश में हिंदी भाषा और उसके साहित्य का प्रचार प्रसार बड़ी ही तीव्र गति से हो रहा है। सौभाग्य से मैं भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूं, पर मेरा अनुभव इस विषय में आप लोगों से शायद कुछ भिन्न है। मैं ऐसे देशवासियों को ये भाषा, उसका साहित्य पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, जो अरब हैं और उनकी मातृभाषा अरबी है, परंतु इनमें इस भाषा को सीखने, इसके साहित्य से परिचय प्राप्त करने तथा भारतीय संस्कृति को जानने की बड़ी गहरी रुचि पाई जाती है और हम उन्हें ये भाषा बिल्कुल उसी प्रकार सिखाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। हम आभारी हैं मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के, जो कि विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
और जिसका जीता जागता प्रमाण यहाँ इजिप्ट में हिंदी भाषा की लोकप्रियता और छात्रों की बढ़ती हुई संख्या है। कुछ वर्षों से काहिरा के एन शम्स यूनिवर्सिटी में भी हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है, जो इस भाषा के हित में उठाया गया एक सुखद पग है। हम भाषा के माध्यम से इन छात्रों में हिंदी साहित्य से रुचि पैदा करते हैं। प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, आर के नारायण, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेंद्र सिंह बेदी इत्यादि जैसे महान साहित्यकारों से हम उन्हें परिचित कराते हैं। बल्कि यदि मैं आपको ये बताऊं कि हिंदी के कई साहित्यकारों की जीवनी, कहानियों तथा उपन्यासों पर यहाँ एन शम्स विश्वविद्यालय में एमफिल तथा पीएचडी की थीसिस भी लिखी जा चुकी है और यहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा। अभी पिछले वर्ष हमारी एक छात्रा ने रामदरस मिश्र की प्रतिनिधि कहानियों पर एमफिल की थीसिस लिखी है। इसी प्रकार हाल ही में एक और छात्रा ने प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज के एक संग्रह दर्द दिया है, इस पर एमफिल की थीसिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रहे महान लेखक प्रेमचंद, तो उनके कई उपन्यासों तथा कहानियों का अरबी भाषा में यहाँ अनुवाद हो चुका है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर एन शम्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थीसिस भी लिखी जा चुकी है। रहा हमारा मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, तो ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में, जैसा कि मैंने बताया, बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां 2 साल की शिक्षा के पश्चात छात्रों को डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। अपने इन छात्रों को पढ़ाने में वैसे तो हम बहुत सी पुस्तकों से लाभ उठाते हैं, विशेषकर जो हमारे केंद्र के पुस्तकालय में मौजूद होती हैं। इसी प्रकार हम उन्हें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ाते हैं, जिसमें कहानियों, कविताओं इत्यादि के माध्यम से हम उन्हें हिंदी के साहित्य से परिचित कराते हैं। मैं आईसीसीआर के अधिकारियों की भी बड़ी आभारी हूँ, जो हमारे केंद्र में आते रहते हैं, हमारे छात्रों से मिलते हैं और उन्हें साहित्यिक सामग्रियां भी उपलब्ध कराते रहते हैं। मौलाना आजाद केंद्र से हमारे छात्र डिप्लोमा करने के पश्चात आगरा जाते हैं, जहां वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से और अधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र प्रतिवर्ष हिंदी दिवस समारोह भी मनाता है। इस अवसर पर हिंदी साहित्य, संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां पूरे वर्ष चलती रहती हैं और इनमें हमारे मिस्री छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इन गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि इन छात्रों में भाषा के माध्यम से हिंदी साहित्य और संस्कृति से प्रेम पैदा करें। यही हमारा प्रयास रहा है और रहेगा। समय की कमी के कारण चाहने के बावजूद मैं और अधिक विस्तार में जाने से असमर्थ हूं, परंतु पूरे विश्वास के साथ इतना अवश्य कहूंगी कि हमारी राजभाषा एक न एक दिन पूरे विश्व में अपने प्रेमियों के दिल पर राज करेगी। साथ ही हिंदी की बिंदी देश के माथे पर सदा चमकती रहेगी। हिंदी है पहचान हमारी,
हिंदी हम सबकी परिभाषा। अंत में प्रेमचंद्र के इन शब्दों पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी जो उन्होंने कहे हैं। वो कहते हैं कि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहां ज्ञान और उपदेश असफल होता है, वहां साहित्य बाजी ले जाता है। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार। हिंदी भाषा तथा इसके साहित्य पर इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए इजिप्ट से गुलनाज आजमी जी को विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं भारत से डॉक्टर दीप्ति जी को। आप वर्तमान में हिंदू कॉलेज अमृतसर पंजाब में सहायक आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपने एमए, बीएड, यूजीसी नेट एवं पीएचडी हिंदी की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपके 60 से अधिक लेख, शोध पत्र, लघु कथाएं एवं काव्य रचनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। विभागाध्यक्ष के रूप में आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और प्रतियोगिताओं का सफल संचालन किया है। आपको अब तक 20 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें हिंद शिरोमणि सम्मान, नारी शक्ति श्री सम्मान, ग्लोबल एजुकेशन रत्न, हिंदी श्री सम्मान आदि प्रमुख हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर दीप्ति जी। जी आदरणीय श्री संजय भारद्वाज, संस्थापक अध्यक्ष हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र भारत से, नाइजीरिया से माननीय बीना तिवारी, इजिप्ट से आदरणीय गुलनाज आजमी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के महासचिव माननीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव आदरणीय डॉक्टर शुभंकर मिश्र, आरओ एवं ईसीई सीवी एससी यूएई के निदेशक माननीय डॉक्टर रामशंकर जी तथा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के पुस्तकालय अधिकारी आदरणीय श्री नीरज कुमार तथा उपस्थित प्रिय छात्रों तथा विद्वज्जनों एवं सुधीजनों को मेरा डॉक्टर दीप्ति का प्रणाम। मुझे ये आभासी मंच प्रदान करने के लिए हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर माधुरी जी को हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। मैं हिंदू कॉलेज अमृतसर पंजाब भारत में हिंदी विभागाध्यक्ष पर कार्यरत हूँ। तो बीए के छात्रों को हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करवाने का अपना कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ। बीए के छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में मध्यकालीन काव्य, आधुनिक काव्य, निर्मला उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि खंड काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लक्ष्मी नारायण लाल जी का लिखा हुआ मिस्टर अभिमन्यु नाटक पढ़ाया जाता है। आज इस मंच पर मेरी परिचर्चा का विषय लक्ष्मी नारायण लाल का मिस्टर अभिमन्यु नाटक रहेगा। जैसे कि सभी को विदित है कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। पश्चिमी ड्रामा शब्द नाटक का पर्याय है। नाटक जीवन की अभिव्यंजन कला है जो इस प्रकार की है कि अभिनेताओं द्वारा अभिनीत की जा सकती है और साथ ही उनके शब्दों को सुनने से दर्शकों में अभिरुचि भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अभी मेरी छात्रा दानिया मल्होत्रा ने मिस्टर अभिमन्यु नाटक के सारांश पर प्रकाश डाला। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ बात करूंगी कि ये छात्रों को क्यों रुचिकर लगा। जैसे कि दानिया मल्होत्रा ने इसी को चुना क्योंकि इसमें समकालीन और यथार्थवादी कथानक है। इसमें आधुनिक जीवन में जो संघर्ष है, कार्यालय की राजनीति है, पारिवारिक दबाव है और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच की खींचतान है, उसको दिखाया गया है। दूसरा इसका बिंदु मैं बताना चाहूंगी कि इसमें चरित्रों की जटिलता और गहराई है। जैसे कि नाटक के पात्र हैं केजरीवाल, विमल, आत्मन, राजन, सभी अलग अलग मानसिकताओं और विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि हमारे पाठक, हमारे जो छात्र वर्ग है उससे परिचित होते हैं। दूसरा इसमें घटनाओं की गति और उतार चढ़ाव है। घटनाओं का क्रम लगातार चलता रहता है। पात्रों के निर्णयों में बदलाव से एक थ्रिल सा रोमांच बना रहता है जिससे कि छात्रों को बोरियत नहीं होती और उन्हें जिज्ञासा बनी रहती कि आगे क्या होगा। दूसरा इसमें मंचन की कल्पना है।
नाटक पढ़ते हुए छात्र उसे मंच पर प्रस्तुत करने की कल्पना कर सकते हैं। पात्रों के संवाद, हाव भाव और घटनाओं को दृश्य रूप में देखना उन्हें और अधिक रुचिकर लगता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी कि कौन सी समस्याएं इसमें लक्ष्मी नारायण लाल जी ने उठाई है। ये जो नाटक है ये भारत के विकृत राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवेश को उजागर करने का एक सार्थक प्रयास है। इसमें समकालीन राजनीति अपने छल बल के द्वारा देश में जन विरोधी शक्तियों, कालाधन, भ्रष्ट सत्ता शासन, दोगली नीतियों, परिवार, भाई भतीजावाद आदि को प्रोत्साहित कर रही है तथा सत्य, आत्मसम्मान, ईमानदारी इत्यादि की सर्वत्र हत्या करके तो आत्महत्या का चोला पहन रही है। इसमें एक तरफ समकालीन दिखाई देती है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है कि समकालीन राजनीति, समाज एवं प्रशासन में जो व्याप्त विसंगतियां हैं उनको उजागर करना। लेखक ने कलेक्टर राजन को मिस्टर अभिमन्यु कहा है, जो महाभारत के समय के अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के प्रतीक बनकर आए। महाभारत का अभिमन्यु गुरु द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह में फंसकर विरोधियों के महारथियों द्वारा अन्यायपूर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आज का अभिमन्यु कलेक्टर राजन भी अपने आदर्शवाद तथा भ्रष्ट तंत्र का विरोधी होने के कारण एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जिससे बाहर नहीं निकल पाता। उसे घेरने वाले महारथियों में प्रमुख उसके पिताजी हैं, जो बचपन से ही उसके IAS बनने का लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। वह कलेक्टर से कमिश्नर बन जाता है, पर ईमानदारी से नहीं, बल्कि सरकार उसे अपने उम्मीदवार गयादत्त के जिताने के इनाम में उसे कमिश्नरी प्रदान करती है, इनाम के रूप में, जिसे वो छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता क्योंकि पारिवारिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है। और इस पर उसके पिता उसका साथ नहीं देते। वो उसे समझाते हैं कि जैसा जमाना हो उसी के मुताबिक चलना चाहिए, तो तुम त्याग पत्र मत दो। इधर राजन की पत्नी भी इतनी सुविधा भोगी हो गई है कि वह भी उसके कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने के हक में नहीं है। दूसरा, इसमें कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं कि आज का आदर्शवादी व्यक्ति की त्रासदी है कि उसे पारिवारिक विषमताओं और आवश्यकताओं के व्यू में वो ऐसा फंस जाता है कि उसे अपने आदर्शों की हत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ एक और बिंदु इसमें जो दिखाई देता है वो है शिथिल प्रशासन। आधुनिक युग में प्रशासनिक कार्यों में राजनेताओं का निरंतर हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था कुंठित हो रही है। राजन एक ईमानदार कलेक्टर है जो टैक्स का भुगतान ना करने पर जो पूंजीपति है, केजरीवाल एक पात्र है, उसके गोदाम सील करवा देता है, पर राजनीतिक दबाव के चलते उसको ये सील तोड़ने के आदेश देने पड़ते हैं, तो वो ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर पाता है। एक और इसमें एक बिंदु हमें दिखाई देता है राजनीति का विषाद, कि आज जो दूषित हो रही है राजनीति, उसकी समस्या पर चिंता व्यक्त की है लेखक ने, और इसे लोकतंत्र के लिए घातक माना है। हर राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार रहता है। आज की राजनीति मनुष्यों को बर्बाद कर सिर्फ सत्ता, पावर और लग्जरी हथियाने का शॉर्टकट बनकर रह गई है, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल जी ने बखूबी दिखाया है इस नाटक में। आज के राजनेता को किसी प्रकार के जीवन मूल्यों में कोई आस्था नहीं है, अपने विरोधियों को वो सहन नहीं कर पाते, जैसे कि इसमें गयादत्त बेईमान राजनीतिज्ञ होता है और वो अपने अपने विरोधी ईमानदार आत्मन राजनीतिज्ञ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी हत्या कर देता है और उसको आत्महत्या का नाम देने पर भी सफल हो जाता है। तो इस प्रकार इस नाटक में लेखक ने आज के आदर्शवादी बुद्धिजीवी वर्ग की उच्च पद प्राप्त करके भी देश में जो भ्रष्टाचार है उसके नीचे वो दब जाता है, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाता है, इन समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। बौद्धिक स्तर पर इन समस्याओं के चक्रव्यूह में प्रशासनिक अधिकारी राजन जो मुख्य पात्र है इस नाटक का, वो निकलने का नाटक भी करता है, अपने आप में कोशिश भी करता है, पर कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करता जी जान लगाकर। जैसे अभिमन्यु जी जान लगाकर चक्रव्यूह में चला जाता है और लड़ता है अंतिम दम तक पूरे अपनी हिम्मत और साहस से, पर वो ये नाटक जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो इतने अदम्य साहस और हिम्मत नहीं दिखाता है लड़ने का, बस एक जरा सा नाटक सा करता है और हथियार अपने डाल देता है उस परिस्थिति के आगे, और अंत में वो जो उसको कमिश्नरी बेईमानी के इनाम के रूप में दी जाती है उसको स्वीकार कर लेता है।
तो इन समस्याओं को युवा वर्ग आज के आधुनिक समय की विसंगतियों से जोड़कर देखता है, और इसीलिए उनको ज्यादातर रुचिकर भी लगता है, क्योंकि ये 21वीं सदी में की समस्याओं को बखूबी दिखा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना हिंदी छात्रों की, ये भी मेरा एक कर्तव्य है, जिसके लिए एक साहित्य क्लब बनाने का मेरा प्रयत्न रहता है। प्रत्येक वर्ष छात्रों का बनाया जाता है, जिसमें कविता पाठ, कहानी, कविता लेखन इत्यादि गतिविधियां होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के अवसर पर विशेषतः डिबेट, नुक्कड़ नाटक इत्यादि करवाने का प्रयत्न रहता है। और हाल ही पीछे गत 2 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कि काव्य गायन, नारा लेखन, काव्य पोस्टर, सूक्ति लेखन, विज्ञापन निर्माण जैसी गतिविधियां, प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। और बड़ी हर्ष की बात है कि बहुत से देशों से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बहुत अच्छी से प्रतियोगिताओं में वहां के प्रतिभागी हिंदी छात्र भाग लेते हैं, चाहे यूक्रेन के हो, मॉरिशस के हो, बहुत से देशों के जो छात्र हैं। इस देखकर बहुत खुशी होती है। इसके अतिरिक्त हमारा ये प्रयत्न रहता है कि साहित्य के प्रति रुचि जगाने के लिए हिंदी साहित्य के जो समकालीन लेखक हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, उनको कॉलेज में आमंत्रित किया जाता है और उनके संवाद सत्र छात्रों के साथ आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अ, पाठ्यक्रम के दौरान भी उनको पढ़ाना तो चलो हमारा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त भी उनको जैसे सप्ताह में 1-2 बार कविता, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, और विजेताओं को सम्मानित भी किया जाता है, जिससे कि उनका प्रोत्साहन उनको प्राप्त हो और आगे से वो बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग ले। और इससे रुचि और प्रतिस्पर्धा दोनों ही अच्छे से देखने में मिलती है प्रतिभागियों की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं विश्व हिंदी सचिवालय की बहुत ही हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अकादमिक कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इस बहुत ही प्रतिष्ठित आभासी मंच का एक इस अभिन्न अंग बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। और ये सूचना अभी अभी थोड़ी देर पहले हम तक पहुंची है कि गोलीबारी यहाँ पर शुरू है। मैं बिल्कुल ही भारतीय सीमांत प्रांत में हूँ, बॉर्डर के बिल्कुल पास हूँ, जहाँ पर भारी मात्रा में भी गोलाबारी चल रही है और बमबारी भी हो रही है, जो कि अभी सुनने में आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑफ करने की आपसे आज्ञा, अनुमति चाहूंगी। बीए के पाठ्यक्रमों तथा मिस्टर अभिमन्यु नामक नाटक की संपूर्ण व्याख्या के लिए भारत से डॉक्टर दीप्ति जी को हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले हम 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करता हूं। हाँ, धन्यवाद नीरज जी। परिचर्चा सत्र में मैं एक बार फिर से नाइजीरिया की जो इंडियन लैंग्वेज स्कूल की अध्यापिका हैं श्रीमती वीना तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती वीना तिवारी जी का वक्तव्य सबसे पहले हुआ था। तीनों अध्यापकों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। प्रथम वक्तव्य वीना जी का था। इसके बाद आपने गुलनाज जी को सुना और उसके उपरांत आपने डॉक्टर दीप्ति जी को सुना। इन दोनों को सुनने के बाद आपने यदि कुछ नई बात सीखी या आपको यदि कुछ विचार अच्छे लगे तो प्रतिक्रिया अपनी हमें दीजिएगा, और अन्यथा इन दोनों से अगर कोई प्रश्न आपको करना हो तो आप बेझिझक प्रश्न भी कर सकती हैं। वीना जी। मैं सबसे पहले गुरनाथ जी से कहना चाहूंगी कि आपको सुनने में बहुत ही आनंद आया। आप इतनी दूर, भारत से दूर बैठकर भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा का जो परचम लहरा रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं आपको कि आप बहुत अच्छा हिंदी सेविका का कार्य कर रही हैं, और मेरी आपको शुभकामना है कि आप इसी तरह अपने कार्य करती रहे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और
दीप्ति जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं, कि जैसा उन्होंने बताया कि वो मध्यकालीन काव्य विद्यालय में पढ़ाती हैं, विश्वविद्यालय में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह की परेशानियों का अनुभव करती हैं अपने छात्रों के साथ में, कि वो उसको किस तरह से समझने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। धन्यवाद। जी मैम, जैसे कि मैं मध्यकालीन काव्य पढ़ाती हूँ, अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रति भी पढ़ाती हूँ छात्रों को, तो उसकी भाषा आप देखेंगे कि जैसे आजकल की बोलचाल की भाषा है, खड़ी बोली है, तो वो बच्चों को आसानी से समझ आ जाती है। मध्यकालीन भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी आज से खड़ी बोली से हटके है। सूरदास जी ब्रज में लिखते थे, तुलसीदास जी अवधी और ब्रज में लिखते थे, तो वो थोड़ी सी उनको समझाने में कठिनाई आती है। उसका यही एक उपाय जो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है, कि मेरा प्रयत्न रहता है कि उनको पहले सरल शब्द, उनके अर्थ बताती हूँ, शब्दों के अर्थ उनसे लिखवा के, और धीरे धीरे एक एक पंक्ति करके, आधी पंक्ति करके पहले उनके पूरे अर्थ बता के फिर उनको समझाने का मेरा प्रयत्न रहता है। और मेरा प्रयत्न रहता है कि एक आधी उदाहरण भी दे दूं, ताकि वो उससे प्रासंगिक लगे उन बच्चों को, और उनसे खुद जोड़ पाए, जल्दी से जुड़ पाए उनके साथ, और अच्छे से उनको समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का आशय क्या है। चाहे सूरदास जी का हो, चाहे तुलसीदास की रामचरितमानस हो। और ये भी सौभाग्य की बात है कि इतने महान कवियों का हमें साहित्य पढ़ाने का मौका मिलता है। गुरु नानक देव जी की जपजी साहिब हो, कबीरदास जी की चाहे बीजक हो, या तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, सूरदास जी की सूरसागर, सूरदास, सुरसारावली। तो ये मेरा सौभाग्य है, और इसी के साथ मेरे को भी उनके ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति जी। सही बात है कि मध्यकालीन काव्य पढ़ाते समय भाषा चुनौती के रूप में सामने आती है, और स्वयं श्रीमती वीणा जी ने आरंभ में बताया कि वे किस प्रकार से दोहों को और संत काव्य को बहुत दिलचस्प ढंग से पढ़ाती हैं, जिससे कि भाषा भी सरल हो जाए और दर्शन के जो गहन भाव हैं उन भावों को भी विद्यार्थी पकड़ ले। बहुत धन्यवाद वीणा जी और डॉक्टर दीप्ति जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती गुलनाज जी से कि वे हमें बताएं कि जब उन्होंने नाइजीरिया से वीणा जी को सुना और वहां पर भारत से दीप्ति जी को सुना, तो सुनने के बाद अभी उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या अगर कोई प्रश्न है तो उसे भी वे सामने रखें। जी, सबसे पहले तो मैं वीणा तिवारी जी का बहुत बहुत को धन्यवाद दूंगी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें मेरी बात पसंद आई। और मुझे भी आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा लगा। ये दोहे आप पढ़ाती हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इनकी भाषा अरबी है, हिंदी नहीं है, तो समझाने में थोड़ा उनको टाइम लगता है। उसकी भाषा जो है थोड़ी कठिन होती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ इजिप्ट में भाषा की जो रुचि पैदा हुई है, उसमें फिल्मों ने बड़ा योगदान दिया है। फिल्मों को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके जो गाने होते हैं वो सुनते हैं, उससे उन्होंने भाषा सीखी है। बल्कि कभी कभी मैंने ये भी देखा है, मेरे पास ऐसे भी छात्र आए हैं कि उन्होंने न हिंदी पढ़ा न लिखा, कुछ नहीं जानते पढ़ना लिखना। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जी जी आ रही है, अच्छा अच्छा आवाज अच्छा आ रही है। जी अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी भाषा सीख ली। बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, जैसे उनकी मातृभाषा हो। तो मुझे स्वयं बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे इन्होंने सीखा। तो ये सिर्फ प्यार है, प्रेम है भाषा से, जो वो इसको सीख रहे हैं। और फिर इसी के माध्यम से वो अब साहित्य से भी उनमें बहुत रुचि पैदा हो गई है। हम बहुत से इसमें कार्यक्रम कराते हैं जिसमें वो भाग लेते हैं, और अपने उस पर बहुत से उन्होंने टॉपिक्स भी लिखे हैं,
और अपने विचार प्रकट किए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी से प्रेम उनका बढ़ता जा रहा है, हिंदी साहित्य से, हिंदी संस्कृति को बहुत जानना चाहते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। बस एक सवाल मैं आपसे वीना जी ये करूँगी कि आप नाइजीरिया में जो इंडियन स्कूल है, तो वहाँ नाइजीरियन बच्चे भी अवश्य होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आपका क्या अनुभव है? आप उनको कैसे पढ़ाती हैं? क्या उनकी भाषा, मैं समझती हूँ हाउसा भाषा है शायद वहाँ की, या क्या है? जी जी, वहाँ यहाँ हाउसा पर भी बोलते हैं। कई भाषाएं हैं, कई भाषाएं जैसे हमारे भारत में है, तो यहाँ पे जी, हौजा भी बोली जाती है और भी कई भाषाएं बोली जाती है। और हमारे विद्यालय में मुख्य तौर पे हिंदी, मतलब हिंदुस्तान के बच्चे ही ज्यादातर हैं, और नाइजीरियन अच्छा। बच्चे वही हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय मूल भूमि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या तो माता या पिता कोई उनका भारतवासी है, तो इस तरह से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि हमको उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है हिंदी का, तो उनको जी, बहुत बेसिक स्तर पे, या हमको बहुत प्रारंभिक रूप से पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ी कठिनाई तो होती है, और वो बच्चे भी कठिनाई का सामना करते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत रुचि होती है, तो वो बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। तो ये बच्चों पर भी निर्भर करता है, और दोनों तरह की बातें हो सकती हैं कि बच्चे बच्चे की अपनी रुचि भी है, और वो भी बात है। जी, जी। तो माध्यम आप क्या अपनाती हैं? क्या इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाती हैं या वहाँ की भाषा आपने हाँ, सीख ली है? जैसे नहीं नहीं, वहाँ की भाषा हमने नहीं सीखी है। हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो बच्चों की जैसे ही रुचि होती है, जैसे कभी दोहे समझाते समय बच्चों को हिंदी में भी समझाया, जैसे नाइजीरियन कुछ बच्चे भी हैं हमारी कक्षा में, तो फिर हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए उसका मूल अर्थ है। थोड़ी उनको अगर हम शुद्ध हिंदी में समझाते हैं तो फिर उनके लिए कठिनाई हो जाती है। जी, जी, जी। बहुत जी, अच्छा, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आपको भी बहुत धन्यवाद गुलनाज जी। जब आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही थी, तो हिंदी के प्रति अपने मन के जो भाव आप व्यक्त कर रहे थे, उन्हें सुनकर सचमुच बहुत रस मिल रहा था और मन एकदम गदगद हो रहा था कि देखिए इजिप्ट में आप कितने सालों से वहां पर पढ़ा रही हैं और हिंदी के प्रति मन का भाव इतना पवित्र और इतना गहरा है, यह हम सब के लिए प्रेरणादास्पद है। आपको बहुत ही आभार। और अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर दीप्ति जी, आपने भी वीना जी को सुना और गुलनाज जी को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? मैम सर्वप्रथम मैं इनको बधाई देती हूँ, नाइजीरिया से वीना मैडम और इजिप्ट से गुलनाज मैडम, कि इतने भारत देश से दूर हिंदी के प्रचार प्रसार एवं उसकी समृद्धि में अपना अद्भुत योगदान दे रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का परचम लहरा रही हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों को सुनकर, आपके भाव बहुत ही अ, अच्छे, मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगे जो आपने अपने भाव व्यक्त किए हिंदी भाषा के प्रति। मेरा प्रश्न वीना मैडम से है कि आपके पाठ्यक्रम में मध्यकालीन काव्य के अतिरिक्त और क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में शामिल है? क्या वहाँ कविताएं, कहानियां और नाटक इत्यादि भी सम्मिलित है पाठ्यक्रम में? और आप पाठकों तक जो हमारे आपके छात्र हैं वहाँ के नाइजीरिया के, तो उन उन तक कैसे सरल रूप में? मुझे लगता है कि बिजली की कि आपूर्ति हमारे की यहाँ पे कमी। जी जी, हाँ वीना जी बताइए। हाँ जी, तो मध्यकालीन काव्य के अलावा भी हमारे पाठ्यक्रम में प्रेमचंद जी का बड़े भाई साहब कहानी है, इसी तरह और भी कहानी है, ताताराव आंबीरो की कहानी है। तो इन सब कहानियों को पढ़ाने के लिए हम कक्षा में बच्चों से पढ़ने का भी वो करवाते हैं, अभ्यास कराते हैं। साथ ही साथ इनको हम नाटक के माध्यम से या संवाद के माध्यम से जोड़ देते हैं, जैसे कि जिस कुछ कहानी में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो हम बच्चों को कहते हैं आप एक एक कैरेक्टर पकड़ के आप उसको पढ़िए। तो जब अलग अलग बच्चे एक एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पंक्चुएशन में पढ़ते हैं, तो सारे बच्चों को भी उसमें सुनने में और समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम कहानी, नाटक इत्यादि को पढ़ाते हैं और उसमें बच्चों की रुचि जागृत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद वीना जी। अ, अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ने से पहले हमारे मध्य हैं श्री अनूप भार्गव जी।
तो उनके मुख से भी हम सुनना चाहेंगे कि तीनों देशों के विद्यार्थी, छात्राएं ही थी सब, उन छात्राओं को सुनने के बाद और अध्यापिकाओं को सुनने के बाद आप क्या बताना चाहेंगे? भार्गव सर, हेल हाँ भार्गव सर, आप ही। जी जी, जी नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस तरह से अलग अलग देशों में पनप रही है, बढ़ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, हर देश की चुनौतियां जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना। कोई भी ऐसा एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं हम बना सकते जो हम कह सकें कि ये हर देश में लागू होगा। और मुझे खुशी है कि जितने भी वक्ताओं को यहाँ पे सुनने का मौका मिला, वो इस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं, अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। तो मैं उन्हें सबको बधाई देना चाहता हूँ। और आपका प्रयास तो बढ़िया है ही, हिंदी से जुड़े सभी, मैं अगर कहूँ कि हिंदी से प्यार करने वाले सभी लोगों को एक मंच पे लाने का, तो और हमें बहुत बहुत खुशी है कि हम इससे जुड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अब मैं रितु बहन जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया अध्यक्ष महोदय जी का परिचय हम सबके सामने प्रस्तुत करें और उन्हें अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करें। हाँ, यहाँ पर मैं माधुरी जी जी आधे मिनट का समय और लूंगा। मैं संजय भाई के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा है उन्हें निजी रूप से जानने का। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ काम पुणे में रहकर कर रहे हैं। अभी मैं फरवरी में गया था पुणे, तो वहाँ उनके घर भी गया था और उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैंने जैसा आपको लिखा भी था कि आपने सही चयन किया है मुख्य अतिथि के रूप में, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। अब उनका औपचारिक इसके परिचय। लिए, जी हाँ, इसके लिए सर आप धन्यवाद हमें मत कीजिएगा, बहन रितु शर्मा जी को जी कीजिएगा, जी जी जी। क्योंकि हाँ वही वही हर कदम में साथ चलती हैं और जहां जहां भी उन्हें लगता है कि अध्यक्ष के रूप में किसी महानुभाव को आमंत्रित करना सही है इस मंच पर, तो वे हमें परिचय सहित, फोटो सहित, नंबर सहित सब भेजती हैं। दुनिया में उंगलियों में आप गिन सकते हैं इस प्रकार के सहयोगी कितने मिल पाएंगे। तो बहुत कम सहयोगियों में से एक हैं डॉक्टर रितु शर्मा जी, जिनके प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ। तो आपको मैं मंच सौंपती हूँ आगे का संचालन करने के लिए। आदरणीय दीदी, आप ये जो महान यज्ञ कर रही हैं उसमें मेरी एक छोटी सी आहुति है, जिसको आप सहयोग कह रही है। बल्कि मैं आपकी आभारी हूँ इस मंच के साथ जोड़ने के लिए। तो एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और क्योंकि अब हमने सबको सुना, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने सबको सुना और सबको सुनने के बाद लगा कि आप सिर्फ हिंदी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं वहां पर, आप संस्कृति, मानव मूल्य, हमारी धर्म, सबसे बच्चों को जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जोड़ने के लिए। और अब हमने सबके विचार सुने, अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय संजय भारद्वाज जी को। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जो हैं साहित्य, पत्रकारिता, रंगमंच, अध्यात्म, शिक्षाविद व समाज सेवी के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी आंदोलन परिवार के संस्थापक हैं। 3 दशकों से अधिक समय हो गया है हिंदी भाषा के लिए आंदोलनरत है, जैसा कि अभी आदरणीय अनूप दादा ने भी बतलाया है। आपको बहुत सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हमारी भारत की राष्ट्रपति द्वारा भी आप सम्मानित हैं। तो मंच पर आपका स्वागत है आदरणीय। हम आपके विचार सुनना चाहेंगे, मंच आपका है। धन्यवाद, धन्यवाद रितु जी।
मेरा स्वर पहुंच रहा है? जी सर। जी सर, बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और सभी सहयोगी संस्थाएं और संस्थानों को सर्वप्रथम मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जी कि सर, आप यदि लोगों ने। संभव हो, सर यदि जी संभव हो तो वीडियो आप अपना लगा दीजिएगा। जी सर। जी, वीडियो वीडियो मेरा चल रहा है। हाँ, अब ठीक है सर। जी, तो सर्वप्रथम मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और इससे जुड़ी सभी, आज के कार्यक्रम से जुड़ी सभी सहयोगी संस्थाओं और संस्थानों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज के इस आयोजन में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, डॉक्टर रामशंकर जी, नीरज कुमार जी, साहित्य में सहयोगी डॉक्टर ऋतु शर्मा जी, जिन्होंने अभी परिचय दिया, और पुराने मित्र भाई अनूप भार्गव जी, और आप अन्य सभी, किसी का नाम उल्लेख छूट गया हो तो उन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अनूप जी ने उल्लेख किया, यद्यपि ये व्यक्तिगत विषय है, पर फरवरी में, जनवरी अंत में मेरी माता जी का देहांत हुआ। 2 या 3 दिन के लिए संभवतः अनूप जी पुणे में आए थे, या 2 दिन के लिए, जहां तक मेरी स्मृति में है। उस दौरान वे समय निकाल कर घर पर आए। मित्रों, हम बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये जो मनुष्य और मनुष्य के बीच जो एक सेतु बनता है, जो जोड़ती हैं बातें, वे आजीवन स्मरण रह जाती हैं। अनूप जी, मैं उसके बाद आपसे शायद मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन आज सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से ही मैं आपको हृदय से मेरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, यद्यपि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है इस बात के लिए। आज के आयोजन में जुड़ी 3 देशों से, स्वाभाविक है, एक भारत से डॉक्टर दीप्ति जी, उसके बाद इजिप्ट से हमारी गुलनाज आजमी जी, और वीणा तिवारी जी नाइजीरिया से। तीनों को सुनने का अवसर मिला, तीनों की छात्राओं को भी सुनने का अवसर मिला। अच्छा, विशेष बात यह है कि पूरे इसमें तीनों अध्यापिका हैं और तीनों जो हैं छात्राएं हैं। भारत ने भी अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पत्रकार परिषद यानी प्रेस ब्रीफिंग के लिए हमारी 2 महिला अधिकारी आई हमेशा सामने। तो ये एक तरह से भाषा से लेकर हर क्षेत्र में नारी शक्ति का जो एक मैं कहूंगा कि एक विस्तार है, उसका भी एक तरह से ये प्रतिनिधि रूप से मैं मानूंगा कि एक ये प्रस्तुति है। सच कहूं तो मित्रों, आज पूरा आयोजन ये सुनते हुए, इस पूरे कार्यक्रम की बनावट और जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ इसको प्रस्तुत किया गया, माधुरी जी, आपके स्वर में, आपके विचार में जिस तरह की गहनता है, जिस तरह से आप बात को रख रही थी, निश्चित तौर पर वो अनेक लोगों को, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अनेक लोगों के लिए एक तरह की प्रेरणा का काम करेगा। जिन लोगों को भी मैंने सुना, विशेष तौर पर तीनों छात्राओं को भी, और अध्यापिकाओं को सुनते समय जिस परिपक्वता का, जिस समर्पण का यहाँ पर मुझे दर्शन हुआ, वो निश्चित तौर पर अद्भुत है, अनन्य है। कुछ छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर उनको सुनते हुए अनुभव की, वो आप लोगों के साथ बांटूंगा। उससे पहले मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, और बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा, कि मैं ना तो कोई भाषाविद हूँ, ना मैं कोई विद्वान हूँ। मैं हिंदी का एक साधारण सा लेखक हूँ, और मेरी औपचारिक शिक्षा आरंभ में जो है वो रसायन शास्त्र और फार्मेसी की रही। और हम विज्ञान में कहते हैं, मेरी बाकी कोई योग्यता नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से दोहराना चाहता हूँ। हम विज्ञान में कहते हैं कि आप एक क्षैतिज कट लीजिए या आप एक ऊर्ध्वाधर लीजिए, जैसे हम उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कट कहते हैं। मैं कहता हूं मित्रों, विनय के साथ, कि आप इस शरीर का चाहे हॉरिजॉन्टल कट लीजिए, चाहे वर्टिकल कट लीजिए, अगर कुछ निकलेगा तो वो केवल भीतर से हिंदी होगी। और शायद यही कारण है कि मैं आज आप लोगों के बीच में इस तरह से संवाद कर पा रहा हूं। मैं हिंदी का बहुत छोटा सा लेखक हूं। आप मेरा डीपी देखेंगे, डीपी मेरा कहता है कि मैं लिखता हूं सो जीता हूं। मेरे लिए मेरा जीवन पूरी तौर से लेखन के लिए समर्पित है। और कुछ 2 पंक्तियां याद आ रही, जो कुछ सहज रूप से आता जाएगा आप लोगों के साथ साझा करता जाऊंगा। 2 पंक्तियां मुझे अपनी याद आ रही हैं, कि कभी पूछा मैंने, सांस क्यों लेते हो, कब लेते हो, कैसे लेते हो। कभी पूछा मैंने, सांस क्यों लेते हो, कब लेते हो, कैसे लेते हो। नहीं ना, फिर क्यों पूछते हो, कब लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, कैसे लिखता हूं,
बस लिखता हूँ। बहुत अच्छे। मित्रों, मेरा यह मानना है कि लेखन यदि भीतर से उपजेगा, यदि उपजेगा नहीं भीतर से, तो फिर वो लेखन ही नहीं होगा, सच्चा लेखन नहीं होगा। वो भीतर से उपजेगा, एक हृदय से उपजेगा, तो दूसरे हृदय तक निश्चित तौर पर वो पहुंचेगा। एक क्षण मुझे दीजिएगा, कुछ ये दिखा रहा था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में एक यहाँ जब चर्चा हो रही थी, और मैंने जो नोट किया, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, वीणा जी ने उस बात का उल्लेख किया था। जी, वीणा तिवारी जी जो नाइजीरिया से जुड़ी हैं, उन्होंने गुण निर्गुण की बात की, उन्होंने संत कबीर की बात की, उन्होंने रैदास की बात की, उन्होंने मीराबाई की बात की, और उनके कहने में एक वाक्य आया कि कबीरदास जी ने जीवन के अनुभव को महत्व दिया। मुझे एक प्रसंग भी मित्रों यहाँ याद आता है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कबीर दर्शन से। बनारस के पास में काशी का जो संदर्भ है, किसी एक गांव में एक महिला रहा करती थी। जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद पति चल बसे। महिला की इच्छा थी कि पुत्र विद्वान हो। अलग अलग गुरुकुलों में भेजा, उनकी क्षमता जो थी उसके अनुसार, और आप ये देखिए कि पुत्र वास्तव में विद्वान सिद्ध हुआ। अपनी शिक्षा ग्रहण कर वो लौट कर आया। मेरा स्वर पहुंच रहा है मित्रों? मेरा स्वर जी पहुंच रहा सर। है? जी सर, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी। अपनी विद्या ग्रहण करने के बाद जब वो लौट कर आया, और उन दिनों एक परंपरा थी शास्त्रार्थ की। जब कभी किसी विद्वान से चर्चा करनी होती थी, किसी एक विषय पर शास्त्रार्थ होता था। और वैसे मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया रही हमारी संस्कृति की, क्योंकि आप ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर जब आप चर्चा करते हैं, और उसके बाद में जो परास्त होता था वो दूसरे का शिष्य हो जाता था, बहुत बड़ी बात है। तो उन दिनों ये एक परंपरा थी। उसके बाद उस महिला के पुत्र ने अन्य विद्वानों के साथ में शास्त्रार्थ आरंभ किया। विद्वान तो था ही वो युवक, और एक एक कर हर एक विद्वान को परास्त करता चला गया। लेकिन जब कभी कामयाबी मिलती है, जब कभी सफलता मिलती है, तो उसके साथ में सूक्ष्म रूप से अहंकार भी आता चला जाता है। और फिर शनै शनै उस अहंकार का, क्योंकि अहम का जब आकार बढ़ता है तभी तो वह अहंकार होता है, फिर वो इतना विस्तृत हो जाता है कि व्यक्ति के बाकी सारे गुण जो है वो कहीं दब जाते हैं। अब वो अहंकार लगातार बढ़ता चला गया। एक बार उसने एक बहुत बड़े विद्वान को परास्त किया, और उस दिन बिल्कुल अहंकार के साथ उस पूरे मद में घर लौटा। आते ही मां से कहा, मां, मैंने फला फला विद्वान को परास्त कर दिया है, और आज से मैंने अपना नाम भी बदल लिया है। आज से मेरा नाम होगा सर्वजीत, जिसने सबको जीत लिया हो। अतः आज के बाद से आप भी मुझे इसी नाम से पुकारिएगा। मां का दिया हुआ नाम भी उस पुत्र ने बदलने की घोषणा कर दी। मां ने कहा, पुत्र मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन काशी में कबीर रहते हैं। पुत्र हंस पड़ा। वो निरक्षर, उसके साथ मेरी तुलना? मां ने कहा, देखो पुत्र, मैं नहीं जानती, लेकिन यदि तुम उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर दो, तो फिर मैं तुम्हें सर्वजीत पुकारने लगूंगी। अगले दिन भोर होते होते अपनी बैलगाड़ी में तमाम अपने शास्त्र भरकर युवक पहुंच गया कबीर की कुटिया की ओर। कबीर ने दूर से देखा कि कोई आ रहा है। कबीर बाहर आकर खड़े हो गए, जाकर सारा प्रयोजन बताया और कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। कबीर ने कहा कि हे पुत्र, मैं तो जो निरक्षर हूं, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसलिए मैं किसी तरह का शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। युवा जो है वो अब आनंद का पारावार नहीं रहा। उसने कहा, तो आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि आप परास्त हुए। कबीर बोले, मैंने अभी कहा कि मैं निरक्षर हूं, तुम स्वयं लिख लो। उसने अहंकार के साथ लिखा, कबीरा हारा सर्वजीत जीता। और कबीर ने उस पर एक अंगूठा लगा दिया। वो दौड़ा दौड़ा वापस अपने बैलों को दौड़ाते हुए घर तक आया। ले जाकर मां के हाथ में वो पर्चा थमाया और कहा कि मैंने आपसे कहा था, आपने किस निरक्षर के साथ मुझे जो है शास्त्रार्थ करने के लिए भेज दिया, ये लीजिए सप्रमाण। उन्होंने लिख कर दिया। मां ने पर्चा खोला, थोड़ा मुस्कुराई और पुत्र की ओर दोबारा पर्चा दिखाया। पर्चे पर लिखा था, कबीरा जीता सर्वजीत हारा। सर्वजीत अब विचार करने लगा कि ऐसा तो हुआ नहीं था। 2 बार 3 बार 4 बार पर्चा देखा, फिर विचार किया कि हो सकता है कि जल्दबाजी में इस विचार में कि वो जीत गया है, उससे गलती हो गई हो,
और उसने इस तरह से उल्टा लिख दिया हो। उसने कहा लेकिन माँ ऐसा हुआ नहीं था, मैं कल दोबारा जाऊंगा। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर सारा प्रयोजन बताया। कबीर मुस्कुराए, बोले बेटा दोबारा लिख लो। दोबारा लिखा गया, कबीरा हारा सर्वजीत जीता। फिर माँ के पास पहुंचा, सारी प्रक्रिया दोहराई गई और इस बार भी कबीरा जीता सर्वजीत हारा। फिर से प्रक्रिया दोहराई गई तीसरे दिन, और अब तीसरे दिन माँ को मुस्कुराते देखकर इस कथित विद्वान पुत्र के मन में कुछ हलचल हुई। इस बार ना कोई शस्त्र साथ में लिए, क्षमा कीजिए, ना कोई शास्त्र साथ में थे, ना कोई बैलगाड़ी साथ में थी। पैदल दौड़ता हुआ पहुंचा, जाकर महात्मा कबीर के चरणों में गिर गया और कहा कि महात्मन ये क्या है? मैं लिखता हूं कबीरा हारा सर्वजीत जीता, और निकलता है कबीरा जीता सर्वजीत हारा। और फिर जो बात वीणा जी ने कही कि जीवन में अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। जीवन में अनुभव महत्वपूर्ण है, और ये जो आंखिन की देखी है, ये जब कागज की लेखी बनती है, तब जो कुछ जन्म लेता है वो कहलाता है साहित्य। वो होता है साहित्य, साहित्य समाज के हित में। एक का अनुभव, एक के हृदय से निकली हुई भावनाएं, क्योंकि साहित्य हृदय की भाषा है, वो यहां से निकलती है और दूसरे के हृदय तक पहुंचती है, तब साहित्य जन्म लेता है। इसलिए कहा भी गया है साहित्यस्य भाव साहित्यम। जिसमें समाज के हित का भाव हो वही साहित्य होता है। और इसलिए कबीर, आप कबीर कहें, रैदास कहें, जो भी हैं, जो कुछ अनुभव जनित है, जो कुछ अनुभव से आया है, वही सच्चा साहित्य है। वीणा जी की इस बात को स्मरण करके मुझे बात याद आई, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये बांट लूं। जैसा मैंने कहा, जो कुछ सहज रूप से आता चला जाएगा बांटने का प्रयास करूंगा। बाद में कुछ चर्चाएं, उस चर्चा में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, बहुत कम समय में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक निश्चित समय में कार्यक्रम को विराम भी लेना होगा। गुलनाज आजमी जी को जब मैं सुन रहा था, जैसा आदरणीय माधुरी जी ने कहा, बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत परिपक्वता के साथ, बहुत विद्वता के साथ उनके पूरे व्याख्यान में, उनके बातचीत करने के तरीके से लेकर उनके शब्दों का चयन तक, एक वो, जैसे मैं कहूं कि वो विद्वता, वो झलक रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास हिंद महासागर है, वैसे हिंदी का महासागर है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत गहरी बात, बहुत कितनी मन से आया हुआ वो वाक्य होगा जब उन्होंने कहा कि हम अपने विद्यार्थियों को भाषा उसी प्रकार सिखाते हैं जैसे कोई माँ अंगुली पकड़कर बच्चे को चलना सिखाती है। बड़ी बात थी। उन्होंने फिल्मों के योगदान की बात की। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने वहाँ इजिप्ट में हिंदी लेखकों पर एमफिल और पीएचडी की है। वास्तव में ये गुलनाज जी जैसे जो शिक्षक हैं, उनको इसका बहुत बड़ा श्रेय है कि वे इस तरह हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भारत से बाहर रहकर कर रहे हैं। कुछ और छोटे छोटे बिंदु जैसे जो मैं सुनता चला गया उनको बांटूंगा, एक दो बातें और बांटूंगा, और फिर इसको प्रयास करूंगा कि सही समय पर अपनी बात को समाप्त कर सकूं। दीप्ति जी ने कहा कि नाटक जीवन की को मूल रूप से जो अभिव्यंजित करता है। यहाँ पर चर्चा उसके पहले हमारी मध्यकालीन काव्य की हुई थी और दीप्ति जी ने बात नाटक की। साथियों, मैं मूल रूप से नाटक से आया हूँ। अब महाविद्यालय करते हुए मैं पहले नाटक लिखा करता था, नाटक तो अब भी लिखता हूँ, लेकिन बाद में जीवन में स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि जो 3 घंटे का नाटक था वो 3 मिनट की कविता में अवतरित होने लगा, क्योंकि समय देने की वो स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि नाटक एक ऐसी विधा है कि जो आपको, यानी जिसके भीतर रंगमंच दौड़ता है, वो रंगमंच आपको जीने नहीं देगा, और जब तक आप पूरा जी नहीं लेंगे वो आपको मरने भी नहीं देगा। नाटक और कविता, यानी अगर हम विधाओं में कोई तुलना नहीं होती, लेकिन हर विधा की अपनी एक विशेषता होती है। कविता, जितना मैं समझ पाया हूं, अवलोकन से उपजती है। हर एक साहित्य जो अवलोकन से उपजता है, लेकिन कविता जो है वो शनय शनय संचित होती है, बूंद बूंद संचित होती है। आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, आपका कोई चिंतन है, आपका कोई मनन है, वो धीरे 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 संचित होता रहता है, और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि ज्वालामुखी के लावे से वह बाहर आता है, और वो इतनी गति से आता है कि यदि आप उस समय उस गति को नहीं संभाल पाए तो वो कविता उसके बाद उससे कमतर आएगी या उससे बेहतर आएगी, लेकिन उस रूप में कविता दोबारा नहीं आएगी। एकदम विद्युत गति से वो बाहर आती है। नाटक आलती पालती लगाकर बैठकर विचार करके
पात्रों पर चिंतन करके लिखा जाता है। तब भी कभी कभी माँ सरस्वती किस रूप में अवतरित होती है आप नहीं जानते। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मेरा एक नाटक चक्रव्यूह नाम का मैंने रात 3 बजे लिखना आरंभ किया और अगली दोपहर 3 बजे तक निरंतर लगभग एक सिटिंग में, बीच में उठा हूँ, चाय पी है इत्यादि सब ठीक है, लेकिन लगभग 12 घंटे में एक नाटक लगातार लिखा गया, जबकि लिखते समय तय नहीं था कि मेरा कौन सा पात्र किस तरह के अंतर्द्वंद से गुजरेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन सामान्य तौर पर नाटकों के जो पात्र हैं उन पर एक चिंतन होता है। दोनों विधा में एक बड़ा अंतर है। और कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ जो हमारी तीनों छात्राएं थी उनको भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रानिया राजनंदिनी ने कहा कि उन्होंने पंचतंत्र की बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा पुस्तकालय है, और विशेष बात यह है कि अस्मा ने भी पंचतंत्र की कहानियों की चर्चा की। यानी आप देखिए कि शब्द कितने प्रभावी होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पंडित विष्णु शर्मा कब का लिखा हुआ पंचतंत्र, और आज तक हम पंचतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो दानिया मल्होत्रा जुड़ी थी, उन्होंने मिस्टर अभिमन्यु की चर्चा की, जिसकी चर्चा उनकी प्राध्यापिका डॉक्टर दीप्ति जी ने भी की। साथियों, एक दो बातें और, मुझे लगता है थोड़ा सा समय है, 2-4 मिनट का और, माधुरी जी, यदि वो समय की स्थिति है तो हाँ मैं जी अपनी बात सर। को आगे जी मैं सर, अपनी बात को बिल्कुल। आगे लेकर जाऊं। कुछ एक दो बातें और जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ बांट लूं। ये भी चर्चा हुई कि अ, अवधी है या ब्रज है, या हिंदी की अगर हम बात करें तो मगधी भी है, कहीं पर अंगिका भी है, राजस्थानी भी है, हड़ौती भी है। अन्य भाषाओं में जो कुछ लिखा गया, और चूंकि हमारी खड़ी बोली तो बहुत बाद में आई या भारतीय हिंदू युग के बाद से आई, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी मैं इसको, ये जो हमारे देश की विविधता है, ये एक तरह से हमारी हिंदी की बहुत बड़ी शक्ति भी है। क्योंकि आप ये देखिए कि संवेदना के स्तर पर तो साहित्य एक होगा, लेकिन उसका जो स्थानीय परिवेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवेश आपस में कैसे जोड़ता है। मैं हिंदी और मराठी इसको लेकर एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पर उल्लेख किया गया राजभाषा के रूप में हिंदी का, हम इसे संपर्क भाषा कहें, हम इसे लोक भाषा कहें, हम इसे जनभाषा कहें, या हम इसे राष्ट्रभाषा कहें। बहुत विस्तार नहीं दूंगा, लेकिन राष्ट्रभाषा के 3 वैश्विक मानदंड होते हैं। एक, किसी भी भूभाग पर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी या समझी जाने वाली भाषा। दूसरा होता है भाषा जिसमें उस भूभाग की प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान प्रदान की उदारता हो। और तीसरा बिंदु होता है भाषा जिसमें उस भूभाग के सांस्कृतिक मूल्यों को अंतर्निहित करने की क्षमता हो। तो पहले दोनों बिंदु अगर हम देखें, हिंदी उस पर खरी उतरती है। और मैं ये भी कहता हूं कि राष्ट्रभाषा जो सरकारें तय नहीं करती, राष्ट्रभाषा जनता तय करती है। इस रूप में आज से मैं कहूंगा कि वर्षों पूर्व भी, यानी अगर आप 16वीं सदी में जाएं, 15वीं में जाएं, बल्कि 12वीं सदी के आगे की भी अगर आप यात्रा करें तो स्वरूप थोड़ा अलग रहा होगा, लेकिन हिंदी तब भी राष्ट्रभाषा थी, हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा है। तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, अन्य भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान, हम सब उससे परिचित हैं, मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन तीसरा बिंदु जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूं, कि आप देखिए कि अलग अलग भारतीय भाषाएं लेकिन कैसे आपस में जुड़ती हैं, हिंदी का विस्तार कैसे होता है। हिंदी और मराठी दोनों की लिपि देवनागरी है, और इस कारण बहुत सारा साम्य है। उच्चारण में थोड़ा सा दीर्घ और ह्रस्व का अंतर अधिक आता है, वो एक भिन्न विषय है। उदाहरण मैं ऐसा देना चाहूंगा, सांस्कृतिक मूल्य। जब हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था वर्षों पूर्व, किसी एक विद्यालय में पढ़ाया गया था कि सीता वॉज स्वीट हार्ट ऑफ रामा। मित्रों, विचार कीजिएगा, भारतीय जनमानस में हमारे लिए सीता नहीं है, सीता जी हैं, सीता मैया है, सीता माँ है। उस शब्द के साथ एक गरिमा जुड़ी हुई है। हमारे लिए राम नहीं है, हमारे लिए श्री राम है। राम से श्री राम होने की एक अपने आप में पूरी अद्भुत यात्रा है। वो प्रसंग याद कीजिए कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो चुका है, श्री राम और लक्ष्मण उनको ढूंढ रहे हैं, वन में मारे मारे घूम रहे हैं। उसके बाद सीता जी की बाली मिलती है, और वह बाली लक्ष्मण जी को दिखाकर श्री राम पूछते हैं कि देखना, ये बाली तुम्हारी भाभी की है क्या। और उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी माँ समान होती है, मैंने जीवन भर उनके चरण निहारे, बाली तो कभी देखी नहीं, कान तो कभी देखे नहीं,
तो मैं बाली नहीं पहचान पाऊंगा। ये आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं। जाने माने मराठी कवि कुसुमाग्रज जी, बहुत लोगों ने कुसुमाग्रज जी को पढ़ा होगा या अनुवाद में पढ़ा होगा। उनकी एक मराठी कविता है जिसमें बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है, और उस विभीषिका का वर्णन करते हुए कुसुमाग्रज जी कहते हैं, गंगा माई पाहुणी आली, माहेर वाषण सारखी चार भिंतीत नाचली। बाढ़ की विभीषिका है, गंगा माई पाहुणी आली, तब भी गंगा माँ है, गंगा माई घरी आली, तब भी वो केवल गंगा नहीं है, नदी के रौद्र रूप का भी उल्लेख करते हुए जिसमें नुकसान हो गया है, हानि हुई है, तब भी गंगा माँ है। और कैसे आई है? जैसे शादीशुदा बेटी अपने मायके आती है। ये जो आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये जो आपका परिवेश है, ये आपको अन्य भाषाओं में नहीं मिल सकता। हर भाषा में वो जिस परिवेश से जुड़ी हुई है, उस परिवेश में ये निश्चित तौर पर मिलेगा। और इसीलिए भाषा को सभ्यता की वाणी कहा जाता है, भाषा को संस्कृति की वीणा कहा जाता है। इस स्तर पर निश्चित तौर पर मुझे देखकर, ये सुनकर, आप सब लोगों के वक्तव्य सुनकर बहुत आनंद हुआ कि अपने अपने स्थान पर आप सब इस वीणा का और इस वाणी का विस्तार कर रहे हैं। एक आध छोटे छोटे बिंदु और, चूंकि बात साहित्य से आरंभ हुई थी, लेकिन मैं अंत में केवल आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि घड़ी पर मेरी निरंतर दृष्टि है। मेरे पिता भारतीय सेना में थे, और मैं मानता हूं कि जब कभी कोई आपको अपना समय देता है तो अपने जीवन का वो अंश देता है जिसको किसी भी मूल्य पर उसे लौटाया नहीं जा सकता। अतः हरेक के समय का एक सम्मान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से, विशेष तौर पर जो यहाँ छात्र छात्राएं जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आवश्यक नहीं कि आप लिखें ही, क्योंकि लिखना भीतर से उपजता है। हिंदी आंदोलन परिवार जिसका उल्लेख हुआ, 30 वर्ष से हम पुणे में काम कर रहे हैं। प्रति माह हम एक साहित्यिक गोष्ठी करते हैं। मेरे लिए आनंद की बात है, अब तक हमारी कुछ 307 गोष्ठियां हम कर चुके हैं इन 30 वर्षों में। हर माह एक आयोजन, हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन इतना प्रेम लोगों का मिला है। यहाँ पर हम एक सूत्र देते हैं, जो बांचेगा वही रचेगा, और जो रचेगा वही बचेगा। यानी बहुत आवश्यक है कि अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए। साहित्य को निरंतर पढ़िए, अन्यान्य साहित्य को पढ़िए, अलग अलग विचारधाराओं को पढ़िए। किसी चौखट में खुद को मत बांधिए, क्योंकि जितना आप अलग अलग विचारधारा को पढ़ेंगे, भीतर ही भीतर एक मंथन भी होगा। संभव है कि उसके बाद लिखने तक की यात्रा हो जाए, हो ना हो, लेकिन पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़े विश्व का दरवाजा आपके लिए खोलता है। और जो लोग लेखन में रुचि रखते हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं या अन्य साथी जो फेसबुक पर जुड़े हैं, युवतर हैं या लेखन में रुचि रखते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि निरंतर अवलोकन कीजिए, लगातार का अवलोकन। ये अवलोकन जो है, ये आपके देखने को दृष्टि में बदलता है, और जब देखना दृष्टि में बदल जाता है, उसके बाद से कहीं एक भीतर एक अलग यात्रा आरंभ होती है। बहुत छोटा सा एक प्रसंग आप सभी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को उनके मार्ग से च्युत करने के लिए एक वारांगना को उनके पास भेजा गया। स्वामी जी अपना प्रवचन करके उतर रहे थे, शेष सब लोग चले गए, लेकिन वो वारांगना, वो देह व्यापार करने वाली महिला वहीं बैठी रही। स्वामी जी ने उनकी ओर देखा और कहा कि आपको मुझसे क्या अपेक्षित है? उस महिला ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप सा एक पुत्र हो, क्योंकि स्वामी जी का तेज देखकर वो बाकी तो कुछ कह नहीं सकी। मैं चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा एक पुत्र हो। स्वामी जी उतरे, सीधे उस महिला के चरण स्पर्श किए और कहा कि आज से आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। देखने को दृष्टि में बदलने की प्रक्रिया ये लेखन के माध्यम से आपको मिलती है। निरंतर अवलोकन कीजिए, निरंतर चिंतन कीजिए, और ये चिंतन, ये अवलोकन एक बेहतर मनुष्य का निर्माण करता है। और बेहतर मनुष्य होना, मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपनी वाणी को अंत पर या विराम की ओर ले जाते हुए फिर से 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, उनका मुझे लोभ है कि आप लोगों के साथ बांट लूं। कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि आप अवलोकन कीजिए, उसके बाद चिंतन, उसके बाद लेखन की प्रक्रिया होती है। इसमें मनुष्य निरंतर एक आत्म साक्षात्कार करता है, अपने आप से मिलता है। और अपने आप से मिलने पर मुझे याद आ रहा है कि जब कभी अपने आप से मिलता हूं, एक नई रचना रचता हूं। जब कभी अपने आप से मिलता हूं, एक नई रचना रचता हूं। आज वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखा, अपनी रचनाओं को गिना, तो लगा कितना लंबा जीवन जी चुका हूं, कितनी कम बार अपने आप से मिल सका हूं। मित्रों, मेरा आग्रह है, प्रयास कीजिए। साहित्य की इस यात्रा में आप सबको स्वस्थ कामनाएं।
निरंतर पढ़िए, जहां तक संभव है लिखिए, अभिव्यक्त हुई है, और प्रयास कीजिए कि आप अपने आप से मिलते रहें। आप सबने मुझे आज के इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी के प्रति नतमस्तक हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपने हमारे सभी वक्ताओं की विचारों को इतनी विश्लेषणप्रद दृष्टि से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और हमें और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें बताई। हमारे सामने भाषा के, व्याकरण के, अध्यात्म के अनेक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम हमारे कार्यक्रम पर उपस्थित सभी मंचासीन विद्वानों व विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय माधुरी रामधारी जी, उप महासचिव आदरणीय शुभांकर मिश्र जी, निदेशक यूएई आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय दादा अनूप भार्गव जी, व आज हमारे कार्यक्रम के संचालक जिनके हाथों आज हमारा कार्यक्रम चला, आदरणीय नीरज कुमार जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ आज जो जूम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में दो दोहे हिंदी के लिए हमेशा की तरह कहती हूँ। हिंदी बोले, हिंदी लिखे, हिंदी बोले, हिंदी लिखे, हिंदी से हो प्यार, विश्व पटल का गौरव बढ़े, बुलंद हो अभिसार, बुलंद हो अभिसार, सरल सुगम संवेदना, सरल सुगम संवेदना, हिंदी की पहचान, मधुर शब्द गहन अर्थ में, भाषा की मुस्कान, भाषा की मुस्कान। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हिंदी की इस यात्रा को यूं ही निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, चलाते रहिए और हिंदी की बिंदी हमेशा सदैव अपने माथे पर सजाते रहिए। बहुत बहुत आभार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन की अध्यक्षा माननीय डॉक्टर रितु शर्मा ननंद पांडे जी को इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटिशः धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। नमस्ते।